पिछले कुछ दिनों से न इस बात की पुरजोर चर्चा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करेगी। अब इस बहस की शुरुआत कैसे हुई, इसको बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा आसपास का जो कुछ घटना जो न्यूज़ आ रहा है, इससे लग रहा है कि उसी से ये सब बातें आ रही हैं। कोई आधिकारिक डाटा या कोई स्टडी अवेलेबल तो नहीं है, पर आजकल ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई थर्ड वेव आएगी और उससे सबसे ज़्यादा बच्चे ही प्रभावित होंगे। अब उसके लिए महाराष्ट्र क्या किया है कि बच्चों में कोविड की निगरानी के लिए एक अलग टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। तो कर्नाटक के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हर जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया है। कुछ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने अपने बयान में बच्चों के गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंका जताई है। कोई स्टैटिक डाटा पे ये बेस नहीं है, बस ये ऐसा लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड है। अब इन सब अनजाने में से यह संदेश जाने लगा कि तीसरी लहर निश्चय ही बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी, जबकि इसका कोई बेस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। अब तक देश महामारी की 3 या 4 लहरों का सामना कर चुके हैं, मगर दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जिससे साबित हो सके किसी खास लहर में बच्चे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। अपने यहाँ भी दिल्ली जैसे राज्य पहले ही 4 लहर देख चुके हैं और किसी में भी बच्चों के अधिक बीमार पड़ने की खबर नहीं है। शहर, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हुए क्रमवार सीरो सर्वे में भी यही बताते हैं कि बच्चों में भी किसी अन्य आयु वर्ग के समान संक्रमण होता है। एग्जैक्टली आप ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे को ज़्यादा सस्पेक्टेबल होंगे, ऐसा अभी तक कोई खास कोई डाटा और कोई एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि वे गंभीर बीमार नहीं होते, क्योंकि कोविड-19 जिस ACE2 रिसेप्टर पे हमला करता है वो बच्चों में कम विकसित होता है और वायरस बच्चों के फेफड़ों तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं खोज पाता है। दैट्स वाई बच्चे अभी तक इतने लेस इन्फेक्टेड हैं। फिर भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है अगली लहर में बच्चे प्रभावित होंगे। पहली बात, ये संभव है कि डॉक्टरों ने इस बार पहली लहर की तुलना बच्चों में अधिक मामले देखे हों, लेकिन ये सच हर आयु वर्ग के लिए है, क्योंकि इस बार देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 4 से 6 गुना बढ़ गए हैं। जाहिर है डॉक्टरों जिनके पास सिर्फ उन मरीजों की जानकारी होती है जो उन्होंने देखे, इसे अंश या नोमिनेटर कहेंगे, और महामारी सांख्यिकी विशेषज्ञों जिनके पास पूरी आबादी के लिहाज से व्यापक तस्वीर होती है, को मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी सही तस्वीर सामने आ सके। बिल्कुल, डॉक्टर जो स्टैटिस्टिशियन है, दोनों को मिलने की बात है। स्टैटिस्टिशियन जो डॉक्टर्स वो जिनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स जो देख रहे हैं, जब तक दोनों कंबाइन नहीं करेंगे तो कोई सर्टेन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ इस तरह से हवा में बात करने से कि बच्चे ही थर्ड वेव में इफेक्ट, इवन आप ये भी नहीं कह सकते कि थर्ड वेव कब आएगा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि थर्ड वेव में बच्चे ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। वही बात है, म्यूटेशन तो हो रहा है, पर इस तरह का वायरस जो नया वेरियंट होगा वो कैसा होगा ये बताना मुश्किल है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कोरोना वायरस ज़्यादा बच्चों को गंभीर बीमार कर रहा है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को संभालने के लिए जिस तरह से अतिरिक्त अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं, बच्चों के लिए उस तरह की अतिरिक्त व्यवस्थाएं अवेलेबल है कि नहीं, इस बात का भी कोई खास ठोस जानकारी नहीं। अस्पतालों में बिस्तर और वेंटिलेटर की कमी का सिर्फ गंभीर और अति गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया गया, फिर चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों। इसे इलाज में शामिल डॉक्टरों को लगा हो कि इस बार गंभीर मरीजों की संख्या अधिक है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका मेन रीज़न ट्राइएज है। जो सबसे ज़्यादा पेशेंट वैसे लग रहे हैं जो सीरियस केस है, उन्हीं को भर्ती कराया जा रहा है। अब इस ट्राइएज के बेसिस पे आप ये नहीं समझ रहे हैं ना कि कोरोना केसेस बढ़ गए या बच्चों ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। ट्राइएज है, ये एक फिनोमेना है जिसकी तरफ से जो सबसे सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको हम लेते हैं। इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं कि आने वाला कोई लहर बच्चों को अधिक और गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। फिर भी महामारी को काबू करने की प्रभावी रणनीति के तहत सरकारों को दोनों लहरों में उम्र, लिंग और अन्य मानकों पर कोविड-19 के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना जरूरी चाहिए और उनके नतीजों को सार्वजनिक भी करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि साक्ष्य आधारित रणनीति बन सके और भय पैदा करने में निराधार दावों या दलीलों की हवा निकाली जा सके। बच्चों के लिए टीकाकरण भी हमारी इस राष्ट्रीय राज्य स्तर की योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए। जरूरी यह भी है कि डॉक्टर अपनी धारणा अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों के अपने अनुभवों के आधार पर न बनाएं और तमाम पहलुओं पर गौर करें। कुल मिलाकर अभी यही कहा जा सकता है कि तीसरी लहर में हमारे नौनिहालों पर सबसे अधिक जोखिम होने के दावे में दम नहीं है। हाँ, बेवजह की चिंता किए बिना हम अपनी तैयारी जरूर रखना चाहिए। एग्जैक्टली। और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को तीसरी लहर से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों के लिए भी कोविड जांच और इलाज के बेहतर इंतजाम होने चाहिए। सभी आयु वर्गों के लिए जेनोमिक सीक्वेंसिंग और निदान संबंधी अध्ययन नियमित रूप से होने चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि बजाय एक अलग टास्क फोर्स के बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए राज्य स्तर पर पहले से सक्रिय एकीकृत टास्क फोर्स ही सभी रणनीतियों और योजनाओं के समग्र रूप से देखें। एग्जैक्टली।